हेलो दोस्तों, हाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो भाई। ये कहानी चित्रण है उस वास्तविकता का जो पहले भी होती थी और आज भी होती है इस समाज में, जहाँ पे भाई 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 बहन आपस में इतने प्रेम से बड़े होने के बाद भी बाद में दुश्मनों की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। क्या ऐसा परिवर्तन हो जाता है, क्या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उनकी एक झलक है इस कहानी में। तो शुरू करते हैं। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बिठा दूध और रोटी खिलाती थी। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में उस प्रार्थना की रट लगाए रहते जिसमें एक पुराने सुहृदय कवि ने किसी जाड़े में सताए हुए बालक के हृदयगार को प्रकट किया था। दैव दैव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता जाड़ा। माँ उन्हें चुमकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ साथ ही रहते। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की बहू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की बहू श्यामा सावली सलोनी रूपशील की खान थी। बड़ी ही मृदु भाषणी, बहुत ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे, माधव श्यामा पर रिझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिलता। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, किंतु दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने शनैः शनैः द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। बेचारी चंपा को चूल्हे में झुकना पड़ता, चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कठोर शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कुढ़ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ा देती। यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की बातें अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन लोगों में अब भातृ स्नेह न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ अभी भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान नहीं था। कुसुम वही था, परंतु वह छटा नहीं थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते देख दूसरा हंसता है और तालियां बजाता है। वह समझदार और बुद्धिमान हो गए। जब उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता,
तो दूसरा भाई जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई की मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्रों में आंसू नहीं आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा सोचनी थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम, उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते थे, हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां, और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मोल। कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभलती। लड़कों का ब्याह बस अपने बस की बात थी, पर लड़कियों का ब्याह कैसे टल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उड़ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, अब की डाल भरपूर थी, परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का भी गौना नहीं हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरोह बंधक रख कर लिए गए। गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आ बैठे। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आए? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक नहीं था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरकर बोला, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु, आजकल मैं भी तंग हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या इन्हें इनके लिए भी तंग हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है और क्या, कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने के रखे थे ना? माधव ने कहा, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 होंगे। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की। रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ पढ़ाए लिखाए रुपया देता नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ पढ़ाने लिखाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे क्यों आता? बोला, लिखाने पढ़ाने को मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्म भेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय में यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो क्या महाजन कदाचित ही रुपए देगा, शहर हो तो कुछ किराया ही आए, पर गवई में तो कोई सेठ में रहने वाला भी नहीं, फिर साझे की चीज ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल न बिगड़ जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2-3 बीसी से अधिक मिलाना कठिन है। केदार ने जान पर खेलकर कहा, अरे बहुत दबाने पर भी 4 बीसी हो जाएंगे और क्या। आपकी चंपा ने तीव्र नेत्रों से केदार की तरफ देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भवच के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इनकी बुद्धि इतनी कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए कोई फिक्र न करो, 125 इन 2 कोठियों के इस जन्म में तो कोई नहीं देगा। 4 बीसी चाहो तो एक महाजन से दिलवा दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे हाथ से कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला,
और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं। यहाँ तो कच्चा सूद भी नहीं। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक भी स्वीकार है। परंतु घर भी बेचूं और उस पर प्रतिष्ठा धूल में मिले, ऐसे न मैं करूंगा। केवल नाम का ध्यान ही नहीं। नहीं, एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा क्या करेगा कोई। और सच पूछो तो मुझे कोई अपने नाम की चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा। केदार का मुख सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर वाक निपुण रमणी थी। उससे माधव जैसे गवार से ऐसी दृढ़ता की आशा नहीं थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लल्लू, कभी कभी तुम भी लड़कों सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन रुपए निकाल कर देगा। तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ। उतनी ही मेरी भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4 बीसी मिलेंगे। हाँ, और रुपए का प्रबंध हम आप कर लेंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक है, वह कहीं नहीं जाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा कि मुझे तो रुपए से काम है, चाहे एक नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने का। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और देर तक एक दूसरे को इस सौदे का द्वेषी सिद्ध करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कटौती तो है। घर, हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती हैं। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी शंख शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं। बस इनमें एक ही नाता है। किंतु अभी कुछ ही दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगनी गया था, तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु शोक एक गोद में खेले भाई, एक एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातःकाल केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दयाल अभिमान से चरपाई पर बैठे रेहन का मसविदा तैयार करने में लगे थे। बारंबार कलम बनाते, बारंबार खत रखते, पर खत की शान न सुधरती। केदार का मुख विंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। माधव कुमलाया और मलान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हेतु न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुखरदार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दादा दयाल ने कहा, रेहन लिखने वाले का नाम। बड़े भाई बोले, माधव वलद शिवदत्त। और लिखवाने वाले का नाम, केदार वलद शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें डबडबाई। केदार उसकी ओर न देख सका। नंबरदार, मुखिया और मुखद्दर सभी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपए दे रहा है। बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर में रुपया मौजूद है तो इस रहनामे की आवश्यकता क्या थी। भाई भाई में इतना अविश्वास। अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए को भी महंगा है। और यदि दबा भी बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते। सभी की आंखें शैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। शाह दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपनी जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। तब से उस दिन तक स्मरण हुआ जब एक ही ऐसा सुहाना सुप्रभात था। 2 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कतार स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था। और यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। और मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में।
कहानी पढ़ने के दौरान अगर कुछ शोर हो रहा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अक्सर कहानी कमरे में ही रिकॉर्ड करती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा बाहर रिकॉर्ड करती हूँ और हो सकता है कि थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो, तो माफ़ करिएगा और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में बहुत ही जल्द।